Hello guys, welcome back to our channel part 6 Reborn of My Devil Dad. Chapter 26 समीरा और अर्नव, शिखा और आदित्य की लड़ाई। मेंशन के बाहर अर्नव समीरा के साथ बाहर ही गार्डन में आदित्य के आने का वेट कर रहा था। समीरा टेंशन के मारे अपना एक पैर हिलाते आपस में अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाए हुए बैठी थी। समीरा को बहुत टेंशन हो रही थी कि घर में शादी की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। यही सब सोचते हुए अब उसकी पूरी बॉडी शिविर होने लगी थी। अर्नव जो खुद टेंशन में अपने नेल्स खा रहा था क्योंकि उसने अपनी जलन और समीरा के दूर हो जाने के डर से उसे शादी तो कर ली, लेकिन अब बेचारे को घबराहट हो रही थी नीलम जी, नरेन जी और महक के रिएक्शन के बारे सोचकर। अब भैया ये तो अर्नव को शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, अब इस बारे में सोचकर क्या फायदा। अब तो जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। क्यों टंग आउट टंग आउट टंग आउट। अर्नव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे समीरा का ख्याल आता है। समीरा के बारे में याद आते ही अर्नव की नजरें उठ जाती है उसे देखने के लिए, क्योंकि उसने समीरा को भी तो शौक ही दिया था उसे से शादी करके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आपको थोड़ी देर पता चल जाएगा। अर्नव जैसे ही समीरा को देखता है तो आश्चर्य रह जाता है उसे ऐसे टेंशन में कैप्टे देखकर। अर्नव जल्दी से अपनी जगह से उठकर उसके पास जाकर अपने घुटनों को बाल बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से रब करते हुए अपनी जेंटल टोन में उसे कहता है, जान रिलैक्स, मैं हूं ना। अर्नव के ये 3 गर्माहट भरे शब्दों को सुनकर समीरा जो कि घबराहट और टेंशन से कांप रही थी, उसे अपने दिल में एक गर्माहट फील होती है जिसे महसूस कर समीरा की पलकें अपने आप ही उठ जाती है और जाकर सीधे अर्नव की आंखों से मिल जाती है। समीरा को अर्नव की आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र साफ देख सकती थी। इन दोनों इमोशन के अलावा भी उसकी आंखों में कुछ था जो समीरा की आंखों में था, एक दूसरे को खोने का डर। अगर उसके मॉम डैड नहीं एक्सेप्ट किया उनके इस रिश्ते को तो वो क्या करेगी। वो कभी भी अपनी मॉम डैड को नाराज कर अर्नव के साथ नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाएगी। यही सब सोचकर समीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्नव जो समीरा को अपनी आंखों देखता पाकर उसकी आंखों में ही एक टक देख रहा था, जब वो उसकी आंखों से आंसू गिरते देखता है तो उसे अपने दिल में दर्द होता है जैसे किसी ने उसके दिल को चोट पहुंचा दी हो। अर्नव अपना हाथ बढ़ाकर समीरा के गालों पर गिरे आंसू पोंछते हुए कहा, जान प्लीज ऐसे मत रो, अगर तुम हिम्मत है रोनी तो फिर हम मॉम डैड को कैसे मनाएंगे अपने रिश्ते के लिए, और तुम जानती हो ना अगर तुम ऐसे रोती रही तो फिर मैं भी हार जाऊंगा। सो प्लीज जान रोना बैंड करो। अर्नव की बातें सुनकर समीरा से रहा नहीं जाता और वो अपना मुंह उसके कंधों पर रख रोते हुए बोली, अर्नव मुझे डर लग रहा, देखो ना भाई और शिखा भी अभी तक नहीं आए, कब से गए हुए अंदर। समीरा को ऐसे देखकर अब अर्नव के पेशेंस जवाब दे जाता है और वो समीरा का चेहरा अपने कंधे से हटाकर उसे अपने दोनों हाथों में भर उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, जान तुम ऐसे मत रो, क्या हुआ अगर आदित्य और शिखा नहीं आए तो। चलो हम खुद अंदर जाकर देख लेते हैं आखिर क्या हो रहा है, वैसे भी यहाँ वेट करने का कोई फायदा। उसकी बात सुनकर समीरा नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे डर लग रहा, हम लोग भाई का यही वेट करते हैं। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मॉम डैड को समझा देंगे कि हमने ये शादी इतनी जल्दी में क्यों की। समीरा की बात सुनने के बाद अर्नव मन में बोला, जान भरोसा तो मुझे भी उस पर कि वो बिना मेरी बैंड बजाए उन लोगों को मनाएंगे, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो ये सब समीरा के सामने कह सके। आखिर एक भाई बहन आपस में चाहे जितना भी लड़ मार ले, लेकिन कभी भी एक दूसरे के बुराई नहीं सुन सकते किसी दूसरे के मुंह से। तो भला समीरा कैसे अपने भाई के बारे कुछ सुन सकती है। उसे अच्छे से याद है कि उसने पहले एक बार हिम्मत की थी समीरा से आदित्य की बुराई करने की, तो उसे खूब मार पड़ी थी समीरा से और उसने 2 दिन तक बात भी नहीं की थी उसे से। इस बारे सोचकर ही अर्नव का मुंह स्मर्क 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 बन जाता है। समीरा जो उसे जवाब का इंतजार कर रही थी वो उसे ऐसे गुम देखती है तो वो उसे हिलाते हुए कहती है, अर्नव बेबी कहाँ खो गए तुम, बोलो ना कुछ। समीरा के ऐसे हिलाने डुलने से अर्नव जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था वो गिर जाता है अपनी पीठ के बल जमीन पर। टंग आउट टंग आउट टंग आउट उसे लगी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे अचानक गिरने से वो हड़बड़ा जरूर गया था कि तभी उसके कानों में समीरा की आगे की बात सुनाई देती है जो उसे गिरे हुए देखकर कह रही थी, अर्नव तुम ऐसे आराम से यहाँ सो कैसे सकते हो जबकि मैं यहाँ टेंशन के मारे मारी जा रही हूँ। ये बोलकर वो गुस्से से मुंह ओपन माउथ फेस रनिंग डैश ओपन माउथ फेस रनिंग डैश ओपन माउथ फेस रनिंग डैश फूला कर बैठ जाती है। बेचारा अर्नव अपने शॉकन अस्टॉनिश्ड फेस एक्सप्रेशन से अपनी जान को देख रहा था जो कि उसे खुद गिराकर ये बोल रही थी कि वो आराम कर रहा है। अर्नव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ये समझदार बीवी को आज क्या हो गया जो वो ऐसे बहकी हुई सी बातें कर रही थी और ऊपर से गुस्सा होकर मुंह भी फूला लिया था। उससे वो जितना इस बारे में सोच रहा था उसका दिमाग खराब हो रहा था। एक तो पहले से ही उसे टेंशन थी कि अंदर आदित्य और शिखा पता नहीं कौन से गुल खिला रहे होंगे, ऊपर से समीरा अलग उसका दिमाग का दही करने पर तुली हुई थी। ये सोचकर अर्नव अपना सर झटक कर उठकर खड़ा हो जाता है, फिर समीरा के पास जाकर उसे चेयर से उठाकर अपने गले लगाकर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, जान गुस्सा थूक दो, चलो मेरी बात मानो, हम लोग खुद अंदर जाकर उन्हें मानते हैं।
अर्नव के ऐसा करने से समीरा शांत हो जाती है और इस बार वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसकी बात पर सहमति में सर हिला देती है। समीरा को आसानी से अपनी बात मानते देखकर अर्नव खुश हो जाता है और उसे अपने सीने से दूर कर उसके फोरहेड पर थ्रोइंग किसेस कर अपना हाथ उसके सामने कर बोला, तो चले जान। अर्नव हाथ अपने सामने देखकर समीरा अपना हाथ उसके हाथ दे देती है। समीरा का हाथ अपने हाथ में पकड़ने के बाद अर्नव और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हॉल में नीलम जी को होश आ चुका था और इस वक्त वो और नरेन जी एक साथ बैठे हुए थे। आदित्य और शिखा दो उनके सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। आदित्य ने उन्हें बता दिया था कि अर्नव ने किसी और से नहीं बल्कि समीरा से शादी की। ये सुनकर नीलम जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप आदित्य की पूरी बात सुनती है। आदित्य की बात खत्म होने के बाद नीलम जी शांत एक्सप्रेशन से दोनों को देखते हुए पूछती है, और कुछ जो तुम लोगों बताना चाहते हो तो बता दो, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम लोगों ने और भी मुझसे कुछ छुपाया है तो। ये इतना कहकर वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। वही उनकी बात सुनने के बाद आदित्य अपने फेस पर स्माइल लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, नहीं मॉम और कुछ नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद वो शिखा की तरफ देखती है। उनके ऐसे खुद की तरफ देखने से शिखा जल्दी से अपना सर जोर जोर से नामे हिलाते कहती है, नहीं मैंने भी आपसे कुछ नहीं छुपाया है तो आप मुझे मत देखो मॉम। ये कहकर वो अपने फेस पर मासूम एक्सप्रेशन लिए उन्हें देखते हुए अपनी आंखें बार बार झपकने लगती है, जैसे पता नहीं नीलम जी ने उस पर शक करके कोई गुनाह कर दिया हो। वही उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि उनके बच्चे कितने शरीफ हैं। वो तो पानी को पप्पा कहकर बोलते हैं। नीलम जी के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर आदित्य और शिखा पहले एक दूसरे को देखते और फिर अपने मॉम डैड को ये जानने के लिए कि उनका क्या डिसीजन होगा आखिर इस शादी को लेकर। लेकिन ये क्या, नीलम जी और नरेन जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। नरेन जी के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया हो। शिखा जो उन लोगों का ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट देखकर बोर हो रही थी, इसलिए वो अपना सर इधर करते हुए आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ जाती है कि तभी उसकी नजर बाहर से आ रहे अर्नव और समीरा पर चली जाती है। उन दोनों को देखकर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ओपन माउथ स्माइल लाकर लगभग चिल्लाते हुए बोली, मॉम डैड देखो दी और अर्नव भाई अंदर आ रहे हैं। आदित्य जो उसके बगल में बैठा हुआ नीलम जी और नरेन जी को देखने में बिजी था, वो अचानक शिखा की तेज आवाज सुनकर आप कानों पर हाथ रख लेता है। जब वो चुप होती है तो वो उसके सर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोला, तू क्या मुझे बहरा करना चाहती है? उसके ऐसे चपत लगाने से शिखा का सर थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया। शिखा जो चहकते हुए अर्नव और समीरा को देख रही थी, वो आदित्य के मरने से उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, बिग ब्रो आप मुझे मार क्यों रहे? ये बोलकर वो अपना सर सहलाने लगती है। आदित्य कोई जवाब देता उससे पहले ही नीलम जी अपनी जगह से खड़े होकर दोनों को घूरते हुए कहती है, अगर तुम दोनों को ऐसे ही लड़ना है तो घर से बाहर जाकर लाडो मारो, लेकिन यहाँ नहीं। वही उनकी डांट सुनकर दोनों शांति से चुपचाप बैठ जाते हैं और उन्हें देखने लगाते हैं। आप लोगों पता है, जब भी हमारे घर पर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है तो हम भाई बहन आपस छोटी सी बात पर एक दूसरे से लड़ाई लेने के वजह ढूंढने लगाते हैं और वो वजह मिलते ही हमारा युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे देखकर हमारी मम्मी आकर हम लोगों खूब डांट लगती है, जिसके बाद हम लोग बिल्कुल किसी संस्कारी बच्चे की तरह बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आराम से उन्हें देखने लगाते हैं कि आगे क्या करेगी वो। आदित्य और शिखा के चुप होने के बाद वो एंट्रेंस की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और उनके पीछे ही नरेन जी, आदित्य और शिखा भी चल देते हैं। वही अर्नव और समीरा जब सब लोगों अपनी तरफ आता देखते हैं तो वो लोग गेट पर ही रुक जाते हैं। समीरा की पकड़ अर्नव के हाथ पर काश जाती है, जिसे महसूस कर अर्नव अपने अंगूठे से उसके हाथ पर रब करने लगता है, जैसे कह रहा हो, जान में हूं ना तुम्हारे साथ तो तुम शांत हो जाओ। अर्नव के बिना कहे ही सिर्फ उसके इस जेस्चर से समीरा उसकी बात समझ जाती है और वो एक लंबी सांस लेकर खुद को रेडी करती है एक्सप्लेनेशन देने के लिए। खुद को शांत कर समीरा बहुत धीरे से बोली, मॉम। उसके इतना कहते ही नीलम जी अपना हाथ दिखाकर कहती है, समीरा तुम शांत रहो, पहले मैं अर्नव से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बात अपने फेस पर सख्त एक्सप्रेशन के साथ कही थी, इसलिए समीरा के मुंह से आगे कुछ निकलता ही नहीं और अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। समीरा को ऐसे देखकर अर्नव को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकता है, सिर्फ उसे तसल्ली देने के अलावा। शिखा भी अपनी बहन को ऐसे देखकर आदित्य के हाथ को हक कर लेती है। उसके ऐसे चिपकने से आदित्य समझ जाता है कि उसकी ये नटखट और बदमाश बहन दुखी हो गई है समीरा को ऐसे देखकर, इसलिए वो अरमा से शिखा को अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगाता है। शिखा जो थोड़ा दुखी हो गई थी अपनी बहन को ऐसे देखकर, वो अपने सर पर गर्माहट फील कर अपनी कनखियों से आदित्य की तरफ देखती है तो आदित्य उसे देखकर अपनी पलकें झपका देता है, जैसे कह रहा हो, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो मेरी प्यारी दिल लिटिल सिस्टर। उसकी आंखों का इशारा समझकर वो खुश हो जाती है और फिर जल्दी से सीधे होकर अपने सामने देखने लगती है। वही उसकी ऐसी हरकत देखकर आदित्य मुस्कुरा देता है। उसकी ये पागल बहन छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाती है कभी कभी तो, वरना हमेशा तो उसका दिमाग किसी न किसी शैतानी में ही लगा रहता है।
चैप्टर 27 नरेन जी का शादी को ना मानने से इनकार, नीलम जी ने बनाया शिखा का मजाक। अब आगे आपने पढ़ा कि नीलम जी अपना हाथ दिखाकर समीरा को चुप कर देती है। उसे चुप करने के बाद वो अपना रुख अर्नव की तरफ करती है और उसे देखकर सख्ती से पूछती है, क्यों अर्नव बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें तुम पर कितना भरोसा था, लेकिन आपने उसे तोड़ दिया। ये कहकर वो चुप हो जाती है और उसके एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए उसे देखने लगती है। वही अर्नव जो पहले से ही घबराया हुआ था उनके रिएक्शन को लेकर, और जब वो उनकी बात सुनता है तो गिल्ट के मारे वो अपना सर झुका लेता है। उससे तो नीलम जी की तरफ देखते तक नहीं बन रहा था। अर्नव को ऐसे मुजरिम की तरह सर नीचे किए हुए देखकर नीलम जी को बुरा लगता है और वो जैसे कुछ कहने वाली होती है तो नरेन जी जो पीछे खड़े हुए अपने नए नए दामाद और बेटी को ऐसे देखकर अपना सर नीचे किए मुंह दबाए हुए हंस रहे थे, वो जल्दी से नीलम जी को अपने पीछे कर खुद आगे हो जाते हैं। वही ये सब उन्होंने इतने जल्दी किया था कि नीलम जी जिन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था वो खुला ही रह गया। उनकी इस हरकत को देखकर यक 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 आदित्य और शिखा जो उनके बगल में खड़े हुए सब एंजॉय कर रहे थे, वो अपने डैड की ऐसी हरकत देखकर नामे सर हिला देते हैं जैसे कह रहे हो इनका कुछ नहीं हो सकता, कभी भी शांति से खड़े नहीं रह सकते। अब पक्का ये हमारे नाटक की बैंड बाजा देंगे। कितनी मुश्किल से मॉम को रेडी किया था इसके लिए, लेकिन इन्हें तो जैसे खुजली होती है बीच में कूदने की। यक अगर नरेन जी अपने बच्चों को विचारों के बारे जान लेते तो पक्का गुस्से से फूलकर गब्बर हो जाते हैं और सबको फिर उन्हें मानना पड़ता सब कुछ छोड़कर। वो दोनों ये सब एक दूसरे को इशारे से अपने मन में ये सब कह ही रहे हैं कि उनको नरेन जी बात सुनाई देती है जो गुस्से से अपने हाथ फोल्ड किए हुए अपनी कड़क आवाज में कह रहे थे, मैं तुम्हारी मॉम से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे कैसे तुम लोग ने हमें बिना बताए और बिना बुलाए शादी कर ली? मैं नहीं मानता इस शादी को। उनकी ये बात सुनकर सब हैरानी और शौक से अपनी आंखें बड़ी अस्टॉनिश्ड फेस कर उनको देखने लगाते हैं। अर्नव और समीरा जो अपना सर नीचे किए हुए खड़े थे वो भी अपने चेहरे पर शॉकन नो माउथ फेस एक्सप्रेशन लिए उन्हें देखने लगे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि नरेन जी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था उन्हें बस नीलम जी को मनाना पड़ेगा। उनके डैड तो पक्का खुश होंगे उनकी शादी के बारे सुनकर, लेकिन ये तो उनकी सोच के उल्ट नरेन जी बोल रहे थे। ग्रिन 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 नीलम जी अपने बगल में खड़े आदित्य से गुस्से से बोली, देखो आदि, तेरा ये पागल बाप क्या बोल रहा है? अगर इसकी वजह से मेरी बेटी और मेरे नए दामाद ने कोई गलत कदम उठाया ना तो आज पक्का तेरा ये बाप आज मेरे हाथों से पिटेगा। बहुत उछल रहा अंदर की तरह आदित्य, जो पहली अपने डैड की ऐसी बात सुनकर हैरान था और जब वो अपनी मॉम की ऐसी लैंग्वेज सुनकर बेचारे का सर चकराने लगा था। अब उसे पछतावा हो रहा था अपने रचाए इस ड्रामे पर, क्योंकि यहाँ तो आज सब अपने बिहेवियर उलट ही काम रहे थे। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। आदित्य जो सोच ये रहा था कि उसके डैड में कहां से आज अमरीशी पुरी जी की आत्मा आ गई को वो अपनी बेटी के प्यार पर रोक लग रहे हैं कि उसकी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है। नरेन जी की आगे बात सुनकर वो कहते हैं, अर्नव क्या तुम इतने गरीब हो गए कि ऐसे छुपकर शादी कर ली जिससे तुम्हारे पैसे बच जाए खाने? तो आई एम सॉरी, मैं अपनी इस नकाचवी बेटी को तुम्हें नहीं दूंगा जिसके पति के पास उसके बाप को खाना खिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया हूँ। इसे अच्छा तो मेरी डेविल मेहर है, काम से काम उसने मुझे अपनी शादी के बारे बताया और खाना भी खिलाया था, बहुत टेस्टी टेस्टी सा। ये बोलते वो अपने होठों पर अपनी जीभ फेरा देते हैं जैसे अभी भी उस खाने को खाकर चटाकर ले रहे हो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उनकी ऐसी हरकत और बात सुनकर अर्नव का सर चकरा जाता है और वो गिरने को होता है कि बगल में खड़ी समीरा जो खुद अपने डैड की ऐसी अजीबोगरीब वजह जानकर शौक में थी, जब वो अर्नव को गिरते देखती है तो जल्दी से अपने शौक से बाहर आकर जल्दी से उसे अपने दोनों हाथों का सपोर्ट देखकर संभाल लेती है। अर्नव जो गिर ही जाता, अगर समीरा टाइम उसे सपोर्ट ना देती तो उसका सपोर्ट मिलने के बाद वो वापस से ठीक से खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होने के बाद समीरा अपनी फिक्र भरी आवाज में पूछती है, तुम ठीक हो? अर्नव इस पर अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। उसका जवाब सुन समीरा एक राहत की सांस लेती है और फिर वो दोनों वापस से नरेन जी को देखने लगाते हैं। अर्नव उनकी बात सुनकर बोला, सीरियसली डैड, आप इसलिए हमारी शादी को नहीं मान रहे हैं? उसकी इस बात पर नरेन जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए गुस्से कहते हैं, हाँ और क्या, जब तक तुम मुझे अपनी शादी का खाना नहीं खिलाते मैं तुम लोगों की शादी को मंजूरी नहीं दूंगा। टीयर्स ऑफ जॉय, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। बेचारा अर्नव अब अपने ससुर को मानने के लिए उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, वरना वो उनकी शादी को नहीं मानेंगे। आदित्य और शिखा को तो अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे अर्नव की हालत देखकर, क्योंकि बेचारे के फेस साफ नजर आ रहा था कि वो कितना परेशान और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है अपने पूजनीय ससुर जी की बात को सुनकर। लेकिन फिलहाल वो उनसे कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता था, क्योंकि अगर उसने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बाद में उसकी पत्नी उसे नहीं छोड़ेगी, भले ही इस वक्त वो भी अपने डैड की बातों से अंदर झला रही हो। ये सब सोचकर बेचारा अर्नव सेट फेसली सबको देख रहा था। जैसे उसने आदित्य को देखा तो आदित्य ने अपनी आंख दबा दी उसे देखकर और फिर हंसने लगा अपने मुंह पर हाथ रखकर, जैसे पूछ रहा हो, क्या हाल चाल मेरे नए नए जीजाजी? आदित्य की ऐसी हरकत से अर्नव और चिढ़ते हुए अपने मन में बोला,
अबे साले तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, मुझे पता है तूने ही यहाँ सबको कुछ उल्टा सीधा बोलकर मेरे खिलाफ किया है। उसके एक्सप्रेशन देखकर आदित्य समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो उसे एक ऐसा लुक देता है जैसे कह रहा हो देख लेना बाद, लेकिन पहले इन सब से तो निपटो, बात कहीं मुझे बताना। टंग आउट उसके लुक को देखकर अर्नव उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझता है और उसे इग्नोर करते हुए वो अपनी प्यारी नई नई सासू मॉम को देखकर वो अपनी मासूम और बेचारीगी भरी नजरों से उनकी तरफ देख एक दर्द भरी आवाज में बोला, मॉम आप तो कुछ बोलिए ना, प्लीज ऐसे हमसे मुंह मत फेरिए। अर्नव ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि जैसे वो अपनी मासूम और बेचारीगी भरी नजरों से उन्हें देखता है तो नीलम जी अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। वहीं नीलम जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब उनसे अपने बच्चों की आंखों वो डर और बेचारीगी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन जैसे वो अर्नव की आवाज दर्द महसूस करती है तो वो तुरंत पिघल जाती है और नरेन जी को अपने आगे से हटाकर तुरंत अर्नव और समीरा के सामने जाकर अपनी बाहें खोलकर दोनों को इशारा कर अपने गले लगाने के लिए कहती है। नीलम जी को अपने सामने ऐसे खड़े देखकर पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ आगे बढ़कर उनके गले लग जाते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था कि तभी नीलम जी जो खुशी से अपने दोनों बच्चों को गले लगाए हुए खड़ी थी, उनके कानों में समीरा के सिसकने की आवाज पड़ती है तो वो जल्दी से हक ब्रेक कर समीरा का चेहरा अपने हाथ लेकर प्यार से पूछती है, बच्चे तुम रो क्यों रही हो? अर्नव और आदित्य जो एक दूसरे को टसन देते हुए देखकर रहे थे, उनका ध्यान भी नीलम जी को ऐसे अचानक से हक ब्रेक करते देखकर उनकी तरफ देखने लगाते हैं। नरेन जी जो शिखा को अपने गले लगाए हुए मुस्कुराकर उन तीनों को देख रहे थे, जब वो समीरा को रोते देखते हैं तो शिखा को देखते हैं अपने डैड को खुद की तरफ देखता पाकर वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो उनके सीने से निकलकर सीधे खड़े हो जाती है। शिखा के दूर होते ही नरेन जी समीरा और नीलम जी के पास जाकर प्यार से समीरा के सर हाथ रख बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस तुम क्यों रो रही हो? अपने मॉम डैड की आवाज सुनकर समीरा अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देख मासूमियत से पूछती है, आप लोग हम दोनों से नाराज तो नहीं होना? उसकी बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जोर हंसने लगाते हैं। सबको हंसता हुए देखकर वो कंफ्यूजन से उनकी तरफ देखने लगती है। समीरा को ऐसे कंफ्यूज देखकर आदित्य उसके पास जाकर बगल में खड़े होते हुए अपनी हंसी को रोक एक मुस्कान लिए कहा, अरे मेरी एक मिनट छोटी सिस्टर, तुम अब भी नहीं समझी? उसकी बात सुन समीरा कहती है, क्या भाई क्या नहीं समझी? समीरा को भी कंफ्यूज थी कि आखिर वो क्या नहीं समझी और उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन थे वो उसे बहुत क्यूट दिखा रहे थे। अर्नव की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, उसके क्यूट एक्सप्रेशन देखकर उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वो उसे अपनी बाहों भरकर प्यार करे, लेकिन बेचारा अभी ये नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जीजा और अभी बने साले ने पहले उसकी बैंड बजने के लिए ये सब कर दिया था, वरना अभी तक वो दोनों अपने कमरे होते हैं। ये सब सोचकर वो घूरते हुए आदित्य को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा रहा था। आदित्य एक बार अपनी टेढ़ी नजर कर अर्नव को देखता है, फिर समीरा को देख बोला, यही कि मॉम डैड सिर्फ ड्रामा कर रहे थे तुम दोनों को डराने के लिए? उसके सर पीछे चपत लगाते हुए पूछता है, समझी कि नहीं मेरी बुद्धू छोटी सिस्टर? ये कहकर वो हंसने लगता है उसका मजाक बनाते हुए। अब जाकर समीरा गौर से सारी सिचुएशन के बारे सोचती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब लोग बस उसे डरा रहे थे और पहले ही टेंशन में थी सबके रिएक्शन के बारे सोचकर, इसलिए वो समझ नहीं पाए। इस बारे जानकर वो गुस्से से आदित्य और शिखा को घूरती है तो दोनों अपने कंधे उचका देते हैं जैसे बोल रहे हो ये सब हमने नहीं किया है। उन दोनों को कंधे उचाकते देखकर समीरा उनको इग्नोर कर नीलम जी की तरफ देख बोली, मॉम आपने मुझे कितना डरा दिया था, जाए मैं आप सबसे गुस्सा हूँ। उसे गुस्सा होते देखकर नीलम जी वैसे ही प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उसके फोरहेड पर किस थ्रोइंग किसेस कर बोली, अरे बच्चा हम तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, तुम ऐसे गुस्सा मत हो, चलो पहले मैं तुम लोगों का स्वागत कर लेती हूँ, बाद में हम लोग बैठकर इस बारे बात करते हैं, क्योंकि तुम लोग काफी देर से बाहर खड़े हो। इन कहकर वो शिखा को तरफ देखकर बोली, जाओ मंदिर से पूजा की थाली ले आओ। उनकी बात सुन शिखा हाँ में सर हिलाकर कहती है, मॉम मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पूजा की थाली मंगवा ली है। उसकी बात सुनकर नीलम जी आश्चर्य से कहती है, अरे वाह तुम में तो अकाल आ गई है, जो बिना मेरे बताए ही तुमने पहले ये काम कर लिया। वही जहां उनकी ये बात सुनकर आदित्य, समीरा, अर्नव और नरेन जी जोर जोर से हंसने ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल लगे थे, तो वही हमारी शैतान शिखा का मुंह बन गया था नीलम जी की बात सुनकर। शिखा अपना मुंह बनाए हुए कहती है, मॉम आप ही वो अकेली हो जिन्हें लगता है कि मेरे अंदर अकाल की कमी है, जरा आप बाहर जाकर पूछो मेरे बारे, सब जानते हैं कि शिखा राजवंश कितनी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है। वही उसके मुंह से खुद की तारीफ करते देखकर नीलम जी अपनी आंखें 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 रोल करते हुए बोली, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू मेरी बेटी है, इसलिए मुझे मालूम है कि तू कितनी होशियार है और सुंदरता की तो बात ही मत कर, मुझसे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि शिखा बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है, उसके बाल छोटे हैं और वो शर्ट और पैंट पहनी है, कुल मिलाकर वो एक टॉम बॉय की तरह रहती है। चैप्टर 28 अर्नव और समीरा का स्वागत, आरोही हुई गुस्सा।
नीलम जी अपने हाथ में आरती की थल लिए समीरा और अर्नव के सामने खड़ी हुई थी। उनके पीछे नरेन जी, शिखा और आदित्य मुस्कुराते हुए खड़े थे। नीलम जी के चेहरे की मुस्कुराहट उनकी खुशी साफ दिखा रही थी कि वो इस शादी से कितनी खुश है। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी बेटी और अर्नव की तड़प देखी थी और वो भी चाहती थी कि उनके बीच की ये दूरियां जिस भी वजह से आए हो वो दूर हो जाए और लोग हमेशा के लिए एक हो जाए। और आज जब उनकी ये इच्छा पूरी हो गई है तो वो भला खुश क्यों ना हो। नीलम जी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अर्नव और समीरा भी खुश थे कि कोई उनसे नाराज नहीं है ऐसे अचानक शादी करने की वजह से। नीलम जी पूजा की थल में रखे हुए कुमकुम को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली में लगाकर दोनों के माथे पर एक एक कर टीका लगती है। जब उन्होंने अर्नव को टीका लगाए तो अर्नव ने अपने हाथ को सर पर लगा लिया था और समीरा ने अपने सूट की चुन्नी को सर पर रख लिया था। कुमकुम लगाने के बाद वो अक्षत के दाने लगती है और फिर इन दोनों को आरती कर पूजा की थल बगल में खड़ी मैट को देती है। उसके बाद वो दोनों से कहती है, अपना राइट पैर रखकर दोनों साथ में घर के अंदर आओ। उनकी बात को मानते हुए दोनों एक साथ अपना दाहिना पैर रख अंदर आते हैं। उनके अंदर आते ही नरेन जी, शिखा, आदित्य, नीलम जी और वहां जितने सर्वेंट्स थे सब क्लैप कर खुशी से उनका स्वागत करते हैं। उन सबको ऐसे क्लैपिंग करते देखकर समीरा और अर्नव मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं और फिर एक दूसरे को अर्नव की पकड़ समीरा के हाथ पर काशी हुई थी। वो सच में बहुत खुश था कि उसने ये डिसीजन लिया और समीरा को हमेशा के लिए अपना बना लिया। अंदर आने के बाद समीरा इमोशनल होते हुए जाकर नीलम जी के गले लग जाती है। वही उसके ऐसे अचानक फिर से हक करते देखकर नीलम जी समझ जाती है कि उनकी बेटी इमोशनल फील कर रही है, इसलिए वो प्यार से उसके सर अपना हाथ घूमने लगती है। उनके ऐसा करते ही समीरा को बहुत सुकून मिलता है। आप लोगों पता ही होगा जब भी एक बेटी दुखी या फिर खुश उसे सबसे पहले याद अपने मम्मा पापा की ही आती है, क्योंकि उसे उनके साथ एक अलग सी हिम्मत, एक अजीब सा सुकून मिलता है उनकी छाया में जो कि कोई नहीं दे सकता। वो एक अलग ही बॉन्ड होता है बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का। समीरा उनके हक किए बोली, मॉम थैंक यू सो मच हमें समझने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। उसकी बात सुन नीलम जी की आंखों में नमी आ जाती है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए उसे दूर होकर प्यार से अपना एक हाथ उसके गाल पर रख बोली, हट पागल, क्या कोई अपनी माँ बाप को थैंक यू कहता है इतनी छोटी बातों पर। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को खुशी में खुश हो जाए, तो बस मैंने और तुम्हारे डैड ने वही किया है, समझा मेरा बच्चा। थ्रोइंग किसेस। उन दोनों के ऐसे इमोशनल देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदित्य अपनी आंखों के कोने में आए नमी को साफ कर थोड़ा चिढ़े हुए अंदाज में बोला, क्या मॉम आप भी इस अकाल काम वाली सिस्टर की तरह रोना स्टार्ट कर दिया? ये कब से रोए जा रही है, मुझे तो लग रहा है आज पक्का ये बड़ा लाकर ही मानेगी घर में। आदित्य की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। शिखा हंसते हुए कहती है, बिग ब्रो ये बात तो आप सही कह रहे हो, मैं भी कब से यही सोच रही थी। ये बोलकर वो और आदित्य एक दूसरे को हाईफाई देते हुए हंसने लगाते हैं। समीरा जो इमोशनल होकर रो रही थी वो अपने दोनों पागल भाई और बहन को ऐसे खुद का मजाक बनाते देखकर चिढ़ जाती है। अपने आंसू पोंछकर कर बोली, आप दोनों आना मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर, तब मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। समीरा की बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर फिर समीरा के पास जाकर दोनों एक साथ साइड कर खड़े हो जाते हैं और उसे मस्का लगाते हुए बोले, अरे हमारी अच्छी बहन, बुरा नहीं मानते, हम तो बस मजाक कर रहे थे, है ना छोटी। शिखा भी उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए जल्दी से कहती है, हाँ दी, हम दोनों तो बस माहौल को हल्का करना चाहते थे बस, और कुछ नहीं, लेकिन आप तो गुस्सा हो गए। ये कहकर वो अपना बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर समीरा को देखने लगती है जो कि अपने फेस पर सख्त इमोशन लिए हुए खड़ी थी। उन तीनों को ऐसे देखकर नरेन जी, नीलम जी और अर्नव जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था समीरा बस उन दोनों को परेशान करने के लिए ऐसा कह रही थी और वही वो दोनों उसका मस्का लगाकर मानने की कोशिश कर रहे थे, जिसे समीरा एंजॉय करते हुए मन ही मन उन हंस ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल रही थी, क्योंकि उन दोनों आज उसे बहुत परेशान किया था और वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी उन्हें। इसलिए वो दोनों खुद से छुड़ाते हुए दूर कर कहा, अच्छा लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ये बोलकर वो स्टाइल से अपने बाल झटक कर वहां से अपने कमरे जाते हुए आगे कहती है, और मैं इस बार में तुम लोगों के झांसे में नहीं आने वाली, तो जाकर कोई अच्छा सा आइडिया सोचो, मुझे मानने का हूँ। स्मर्क स्मर्क बड़े मुझे मस्का लगाने वाले। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है अपने कमरे की तरफ। वही आदित्य और शिखा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहन उन दोनों को इग्नोर कर चली गई। वो अपनी शकल बनाकर खड़े थे जैसे अभी किसी ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा देकर गया हो। टंग आउट टंग आउट टंग आउट। अब उन्हें क्या पता कि उनकी बहन बस उनसे बदल लेने के लिए ये सब कहकर गई है। वही अर्नव जब अपने दोस्त और साली की ऐसी शकल देखता है तो वो अपनी जगह से खड़े होकर उनके पास जाकर आदित्य के कंधे पर हाथ रख देता है। किसी के हाथ को अपने कंधे पर महसूस कर आदित्य उसकी तरफ देखता है तो उसका दोस्त और अभी नया बना जीजा खड़ा उसे अपनी तरस भरी नजरों से देख रहा था, जिसे आदित्य चिढ़ जाता है और वो उसका हाथ अपने कंधे से हटकर बोला,
क्या है, तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? उसके हाथ झटकने से अर्नव थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वो ठीक से खड़े होते हुए बोला, अरे यार क्या कर रहा है और तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? तूने खुद ही उसे नाराज किया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये बोलकर वो अपने कंधे उचकाकर एक प्रोवोकिंग स्माइल लिए उसे देखने लगता है। आदित्य जो पहले ही उसकी हरकत से चिढ़ा हुआ खड़ा था, वो उसकी स्माइल देखकर वहां से अपने पैर पटक कर चला जाता है। शिखा जब उसे जाते हुए देखती है तो भी उसके पीछे चली जाती है। वही उन दोनों को ऐसे मुंह फूला कर जाते देखकर अर्नव हंसने लगता है और कुछ देर हंसने के बाद वो भी ऊपर चला जाता है। वही सोफे पर बैठे नीलम जी और नरेन उन सबको ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते देखकर खुशी से एक दूसरे को गले लाकर बैठे हुए थे। उन सबके जाने के बाद नीलम जी बोली, नरेन सब कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे इन सबको खुश देखकर, वरना आदित्य के साथ हुए उस हादसे के बाद तो जैसे सब बदल गया था। हमारा आदि कितना चेंज हो गया था, लेकिन आज उसे ऐसे सबके साथ फर्ज वापस जैसा होते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बोलकर वो उनकी आंखों में देखने लगती है। वही नीलम जी की बातें सुनकर नरेन जी आंखों में कुछ आके गुजरता है, जिसे वो उनके देखने से पहले ही छुपा लेते हैं और फिर नीलम जी के गाल पर किस कर एक मुस्कुराहट लिए बोले, हाँ जान, मैं भी बहुत खुश हूँ कि अब वो उन बातों को भुलाकर आगे बढ़ रहा है और फिर से पहले जैसा सबके साथ मस्ती करने लगा है। इतना कहने के बाद नरेन जी शरारत से बोले, जान चलो ना, कमरे में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर वो शर्मा जाती है और उनकी बाहों से खुद को आजाद कर सोफे से खड़े होकर बोली, नरेन सुधार जाओ, काम से कम जगह देखकर तो कुछ बोला करो, कभी भी कुछ भी बोलते हो। नीलम जी जो पहले ही नरेन जी के किस करने से शर्मा रही थी और जब उन्होंने उनकी आंखों में खुद के लिए शरारत देखी तो और शर्मा गई, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। उनसे ये सब बोलने के बाद वो जल्दी से वहां से चली जाती है। वही नरेन जी उनको शर्माते देखकर मुस्कुरा देते हैं। जान, आपका आज भी ये शर्माना हमें आपके साथ शरारत करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर आप हम पर भड़कती है। ये कहकर वो भी वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। रात का वक्त आदित्य अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था और इस वक्त उसके फेस पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। इस वक्त ये आदित्य लग ही नहीं रहा था जो अभी दोपहर में सबके साथ नीचे मस्ती कर रहा था, ये तो कोई और ही लग रहा था। अभी वो बात कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। आहट सुनकर आदित्य फोन पर बोला, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ सार्थक, और मुझे सारी डिटेल्स मेरे ईमेल पर सेंड कर देना, मैं तुम्हें कल सुबह तक सब चेक करके बताऊँ। इतना कहने के बाद वो फोन रख देता है। फोन कट करने के बाद वो पलट कर देखता है तो मेहर आरोही को गोद में लिए हुए खड़ी थी और वो दोनों उसे ही गौर से देख रहे थे। उन दोनों को ऐसे खुद की तरफ इतने ध्यान से देखते हुए पाकर आदित्य थोड़ा ऊंचक जाता है, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल वो एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर उनके पास आ जाता है। उन दोनों के सामने जाकर वो स्माइल बरकरार रख सॉफ्ट और जेंटल टोन में पूछता है, बेबी तुम और प्रिंसेस कब आए? उसके इस सवाल का जवाब मेहर के देने से पहले ही आरोही कहती है, जब आपका ध्यान आपके कॉल पर था तभी मैं और मम्मा रूम में आए। आरोही की आवाज में गुस्सा महसूस कर छुपा आदित्य अपनी प्रिंसेस के चेहरे को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रिंसेस तो गुस्से से अपना मुंह फुलाए हुए उसे घूरकर देख रही है। आरोही को ऐसे गुस्से में देखकर आदित्य मेहर की तरफ देख इशारे से पूछता है कि क्या हुआ, प्रिंसेस को ये इतने गुस्से क्यों देख रही है मुझे? आदित्य का इशारा समझकर मेहर उसे इशारे से ही कहती है कि उसे नहीं पता, आप खुद ही पूछ लो। उन दोनों की इशारेबाजी आरोही अच्छे से देख रही थी। उनकी इशारेबाजी देखकर वो आदित्य से बोली, डैडा आप मम्मा से क्या पूछा लहे कि मैं गुच्छा क्यों हूँ? तो मैं आपको बता दूं कि मम्मा कुछ नहीं जानती इस बारे में, तो आप उन्हें पालेशन मत कीजिए। फिर मेहर की तरफ देख एक प्यारी सी स्माइल उसको देते हुए कहती है, मम्मा अब आप मुझे उतर दो अपनी गोदी से। उसकी बात सुन मेहर हाँ में अपना सर हिला देती और उसके माथे पर एक छोटी सी किस थ्रोइंग किसेस बोली, ओके एंजल। इतना कहने के बाद वो आरोही को बेड पर बिठा देता है और खुद जाकर कमरे रखे काउच पर बैठ जाती है। आदि तो अपनी प्रिंसेस को ऐसे खुद से इतना गुस्सा देखकर हैरान था। वो सोच रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जिसे उसकी प्यारी सी प्रिंसेस इतना गुस्सा हो गई कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। बेचारा आरोही को ऐसे खुद को इग्नोर कर जाते देख अपने दुखी पेंसिव फेस फ्यू एक्सप्रेशन से आरोही को देखने लगता है मुड़कर, हाय बेचारा हमारा आदि। वही आदित्य के ऐसे दुखी देखकर मेहर को अच्छा नहीं लगता है तो वो एक बार बेड पर बैठी अपनी एंजल को देखती है जो गुस्से अपना मुंह फूला एंग्री कर और दोनों हाथों क्रॉस कर आदित्य से मुंह फेर कर बैठी थी। लेकिन उसकी एंजल तो उसकी तरफ भी नहीं देख रही थी, इसलिए वो अपनी फाइल को टेबल पर वापस रख देती है जो उसने अभी उठाई ही थी चेक करने के लिए। फाइल रखने के बाद मेहर अपनी जगह से उठकर आरोही के पास जाकर उसके बगल में बैठ प्यार से उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोली, एंजल एक बार आप अपने कुल डैडा को देखो, वो कितना सैड लग रहे हैं। चैप्टर 29 छोटी सी नन्ही सी आई कोई परी। मेहर के ये कहने पर कि वो बार आदित्य की तरफ देख ले, उसकी ये बात सुनकर आरोही मेहर की आंखों में देखती है तो वो इशारे उसे आदित्य को देखने लिए कह रही होती है। उसका इशारा और उसकी बात मानते हुए आरोही एक नजर आदित्य को देखती है।
जो अपना सैड फेस लिए उन दोनों को तरफ ही देख रहा था, तभी उसे मेहर की आगे की बात सुनाई देती है जो कह रही थी, देखा एंजल, आपके कुल डैडा आपके इस तरह गुस्सा होने से कितना सैड हो गए हैं। क्या आपको उनको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है? उसकी बात सुन आरोही झट से उसकी तरफ देख एक सेड पेंसिव फेस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, नो मम्मा, लेकिन मैं डैडा से सच्ची में बहुत गुस्सा हूँ। वो हाल बाल ऐसा करते हैं, इसलिए मैं इच बाल इतने जल्दी नहीं मानूंगी। आरोही बात सुनकर मेहर आगे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ये उन दोनों बाप बेटी की बात थी और वो बीच में पड़कर उन दोनों का बॉन्ड खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर उसने कोशिश की आरोही को मानने की, लेकिन लगता है आरोही सच में बहुत गुस्सा थी, तभी तो उसने मेहर की बात भी नहीं मानी। अब भाई, अभी तो आदित्य को भी नहीं पता था कि उसकी प्रिंसेस उसे गुस्सा क्यों हो गई है। वो खुद इस टेंशन में अपने नेल्स चबा रहा था बेचारा। आरोही से मात करने के बाद मेहर आदित्य की तरफ देखती है, जो कि खुद भी उसे ही देख रहा था अपनी आश भरी नजरों से। लेकिन जब वो मेहर की आंखों में निराशा देखता है कि उसकी प्रिंसेस अभी नहीं मानी है, तो वो इशारे से मेहर को अपने पास बुलाता है। आदित्य के इशारे को समझ मेहर आरोही को वही बेड पर छोड़कर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। मेहर को अपने पास देखकर वो उसके कान में धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुनकर मेहर के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अपनी बात कहने के बाद आदित्य कहता है, बेबी आप बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो प्रिंसेस को मानने में। अब भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी हमारी एंजल को मानने में। इतना कहकर मेहर कमरे से अटैच स्टडी में चली जाती है। कुछ देर में ही मेहर अपने हाथ में गिटार लाकर आदित्य को दे देती है। आदित्य गिटार को अपने हाथ में पकड़ जाकर रूम रखे काउच पर बैठ जाता है और गिटार को सेट करने लगता है। जब तक आदित्य ये सब कर रहा था, मेहर आरोही के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर आदित्य के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो आदित्य की आंखों में देखते हुए उसे हल्की सी स्माइल कर देती है। आदित्य भी उसकी आंखों में देखकर एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपनी पलकें झपका देता है। इसके बाद वो अपनी लिटिल प्रिंसेस की तरफ देखता, जो मेहर के सीने में अपना सर घुसाए हुए बैठी थी। आदित्य आरोही को देखकर अपने हाथ से गिटार पर गाने की धुन बजाना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर आरोही की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये गाना उसका फेवरेट, जो जब भी उसे कभी नींद नहीं आती थी, जब मेहर और आदित्य उसके पास नहीं होते, तो यही गाना वो नीलम जी और नरेन जी से प्ले करने को बोलती थी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आए कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे खुशियों की बहारों, झूमती रहे गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा की गीत की तरह। X2 रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू। मेहर आदित्य पहले बहुत कम ही उसे एक साथ रहते थे, उसे रीजन तो नहीं पता था, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती थी कि उसे भी अपने मम्मा डैडा का प्यार एक साथ चाहिए था, ना कि अलग अलग। लेकिन छोटी होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब वो खुश है कि उसके मम्मा डैडा अब साथ में रहते और एक साथ उसे मिलकर प्यार भी करते हैं। आदित्य आगे गाते हुए आरोही का चेहरा मेहर के सीने से निकलकर उसके माथे को चूम आगे गाता है, सरगम जानू ना सुर पहचानू ना, जाने कैसे फनकार बन गया। सबसे यारी है नातेदारी है, जिसको चाहा वो यार बन गया। मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, दुनिया लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू। आरोही इस वक्त बहुत खुश थी आदित्य का गाना सुनकर। वो तो ये भी भूल गई थी कि अभी कुछ देर पहले वो अपने कुल डैडा से गुस्सा थी। वो मेहर की गोद से उठाकर आदित्य के पास जाकर उसकी गोदा में बैठ जाती और मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों पर जल्दी से थ्रोइंग किसेस कर लेती है। अपनी प्रिंसेस को खुद के पास आता देखकर आदित्य अपना गिटार साइड में रख देता है और उसे अपनी बाहों में भर आगे गाता है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आए कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आए कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे खुशियों की बहारों, झूमती रहे गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा 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 रू। हम वही मेहर जो आदित्य की आवाज सुनकर उसे ही एक टक देख रही थी। जब वो आरोही को अपनी गोद से उठकर आदि के पास जाते हुए देखती है, तो इसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए उन दोनों को एक दूसरे को हक किए हुए अपनी प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। आदित्य जो अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपने सीने से लगाए अपनी आंखें बंद किए हुए था, वो अपनी आंखें खोलकर मेहर को देखता है, जो कि इसके बगल में ही बैठी थी और वो स्माइल करते उन्हें ही प्यार से एक टक देख रही थी। मेहर को अपने और आरोही की तरफ देखते पाकर आदित्य धीरे से अपना एक हाथ आरोही की पीठ से हटकर उसे खोल देता है और धीरे से बोला, बेबी कम। उसकी आवाज सुनकर मेहर उसकी आंखों में देखती है, तो आदित्य उसे अपनी हाथों की उंगलियों से पास आने का कह रहा होता है। उसका इशारा समझकर मेहर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगती है कि तभी उसके कानों आरोही प्यारी और क्यूट सी आवाज सुनाई देती है, जो बोल रही थी, मम्मा आप वहां अकेले क्यों बैठे हो, आप भी आओ, हम सब फैमिली हक लेंगे।
उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर मेहर फिर ज्यादा ना सोचते हुए अपनी जगह से थोड़ा खींचकर आदित्य की बाहों में चली जाती है और अपनी एंजल और उसे हक कर लेती है। आदित्य जब मेहर को कुछ सोचते देखता है तो वो धीरे से आरोही के कान के पास जाकर कहता है, प्रिंसेस आप मम्मा को भूल गई हो क्या, देखो कैसे वो वहां सेट हो गई। आरोही जो आदित्य की गोद चढ़कर उसकी चेस्ट में अपना छोटा सा फेस धंसाए हुए अपने नन्हे हाथों को उसकी कमर पर लपटे हुए बैठी थी। जब वो आदित्य की बात सुनती है तो धीरे से सर को ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखती है तो आदित्य हाँ में अपनी मुंडी हिलाकर उसे आंखों से इशारा कर हेर की तरफ देखने को बोलता है। आदि का इशारा देखकर आरोही धीरे से अपना सर मोड़कर मेहर को देखती है जो कि किसी सोच में गुम थी और उसके फेस पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे और ये देखकर आरोही को लगा कि उसके कुल डैडा सच बोल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सैड हो आती है। लेकिन तभी उसके कानों में आदित्य की बात सुनाई देती जो कह रहा था, प्रिंसेस आप मम्मा से बोले कि वो यहाँ आकर हम तीनों एक फैमिली हग करते हैं, देखना वो हैप्पी हो जाएंगी। सच्ची कूल डैडा, ऐसा करने से मम्मा हैप्पी हो जाएंगी। तो आदित्य हाँ में अपनी पलकें झपक कर आरोही को एश्योरिटी देता है तो आरोही बिना एक पल गवाए मेहर को वो सब कह देती है, जिसे सुनकर मेहर बिना ज्यादा ध्यान दिए अपनी एंजल को बात मान लेती है। वही मेहर को खुद की बाहों में देखकर आदित्य आरोही मेहर को काश कर अपनी बाहों में भर सुकून से आंखें बंद कर बैठा जाता है। वो ही जानता था जब उसने मेहर की आंखों में वो हिचक देखी थी तो उसे क्या फील हुआ था। उन तीनों को हक किए हुए करीब 20 मिनट हो चुके थे लेकिन अभी भी आदित्य उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी दोनों जान को जो हक किए था और उसका कोई इरादा भी नहीं लग रहा था उन्हें इतने जल्दी छोड़ने का। कि तभी आरोही कशमाशने लगती है क्योंकि इतनी देर से एक ही पोजीशन में बैठने से अब वो थोड़ा इरिटेट होने लगी थी, इसलिए वो कहती है, मम्मा डैडा अब बच, अब आरू ऑल नहीं हक कर सकती है। उसकी आवाज सुनकर मेहर जो खुद दोनों बाप बेटी को है करने के बाद सुकून से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी, वो आरोही को आवाज सुनकर खोल देती है और उसे याद आता है कि वो लोग बहुत देर से ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए और ये आते ही वो आदित्य की बाहों से निकलकर सीधे बैठ जाती है, जिसे खुद ही याद नहीं रहा था समय को। वो आरोही की बात सुनकर अपनी वॉच में देखता है तो अब उन लोगों को हक किए हुए सच में 30 मिनट होने ही वाले थे कुछ देर में, और आरोही अभी छोटी है तो जाहिर सी बात की एक ही पोजीशन में ऐसे बैठने से वो इरिटेट तो होंगी, जबकि कभी हम बड़े भी इरिटेट हो जाते हैं अगर कोई हमें ऐसे ज्यादा देर तक एक पोजीशन में रहने के लिए कह देता है। ये देखकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसे अपनी प्रिंसेस की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है जो बोल रही थी, डैडा आप क्या हमें ऐसे एक पोजीशन में बिठाकर पनिशमेंट दे रहे थे, हु एंग्री एंग्री। उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें खोल झट से अपना सर झुकाकर अपनी प्रिंसेस को देखता है, जिसे मानने के लिए उसने अभी गाना गया था और लगता है अब उसने उसे फिर से नाराज कर दिया। ये सोचकर आदित्य अपना बेचारा सा मुंह बना लेता है, पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस। वही आदित्य के एक्सप्रेशन देखकर मेहर को हंसी आ जाती है लेकिन वो हंसती नहीं है और उन दोनों को वहीं छोड़कर वो बालकनी में चली जाती है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था। मेहर के जाने के बाद आदि अपने बेचारे एक्सप्रेशन के साथ आरोही से बोला, प्रिंसेस डैडा आप लोगों कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे थे, वो तो बस डैडा थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे इसलिए उन्होंने आपको और आपकी मम्मा को इतने टाइम तक हक करके रखा। उसकी बात सुनकर आरोही उसे अपने हाथ बांधकर घूरती है तो आदित्य बहुत ही मासूमियत से बोला, सच्ची प्रिंसेस। उसके फेस पर वो मासूमियत देखकर आरोही उसे घूरना बंद कर बोली, अच्छा ठीक है डैडा अगर ये बात है तो आरू गुच्छा नहीं है। आरोही की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल खिल जाती है और वो जल्दी से आरोही के दोनों गालों को किस कर बोला, थैंक यू प्रिंसेस कि आप डैडा से गुस्सा नहीं हुए। ये कहने के बाद आरोही लेकर बेड के पास चला जाता है और उसे बेड पर लिटाकर कहता है, चलो प्रिंसेस अब हम लोगों निन्नी करते हैं क्योंकि सुबह आपको स्कूल जाना है। उसकी बात सुनकर आरोही तुरंत उसकी बात बन जाती है और वो आराम से बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और आदित्य उसे थपकी देने लगता है और कुछ देर में ही आरोही गहरी नींद में सो जाती है। उसे सुलाने के बाद आदि क्लोजेट में जाकर चेंज करता है। जैसे ही वो चेंज कर बाहर आता है उसकी नजर बेड पर बाती मेहर पर जाती है जो बड़े ही प्यार से आरोही के सर पर हाथ घुमा रही थी और कुछ देर वैसे करने के बाद वो झुककर उसके फोरहेड पर किस थ्रोइंग किसेस कर उसे गुड नाइट विश कर जैसे अपनी आंखें ऊपर करती है, उसकी आंखें जाकर आदित्य की आंखों से जा मिलती है। चैप्टर 30 आदित्य अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार लिए मेहर की आंखों में देखते हुए थोड़ा सा झुककर उसके माथे को सिद्धार्थ से चूम लेता है। मेहर जो खुद उसकी आंखों में अपलक देख रही थी वो आदित्य के इतने सिद्धार्थ से उसके फोरहेड पर किस थ्रोइंग किसेस करने से अपने आप झुक जाती है। आदित्य धीरे से मेहर की झुकी हुई पलकों को भी बारी बारी चूमने के बाद आदित्य थोड़ा सा दूर होकर मेहर को देखता है तो एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके किस करने से मेहर की सांसें थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी और वो अपनी आंखें को बंद कर आदित्य की हर एक किस को फील कर रही थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख आदित्य कैसे ना खुश होता, अब भला कौन अपनी वाइफ पर अपना ऐसा रिएक्शन देखकर दुखी होता है।
जब मेहर को कुछ देर तक कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल देती है और आंखें खोलते ही उसके सामने आदित्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। उसकी मुस्कुराहट और खुद को यूं एकटक देखते पाकर मेहर थोड़ा झेप जाती है और वो उसे अपनी नजरें चुराते हुए इधर देखने लगती है। मेहर की ऐसी हरकत देखकर आदित्य जोर से हंसने ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल लगता है, क्योंकि ऐसा करते हुए मेहर बहुत साइट लग रही थी। अगर कोई मेहर को ऐसा करते देख लेता तो पक्का शौक के मारे ही मार जाता बेचारा। टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। आदित्य की हंसी सुनकर अपनी आंखें भींच लेती है एम्ब्रेसमेंट से, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी ऐसा कर सकती है। कुछ देर हंसाने के बाद आदि अपनी हंसी को कंट्रोल मेहर के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर सेडिक्टिव वॉइस में बोला, बेबी तुम्हें पता है तुम इस वक्त कितनी प्यारी और क्यूट लग रही हो, और तुम्हें ऐसे देखकर ना मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है बेबी। उसकी ये बात सुनकर मेहर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है तो आदित्य अपना सर हिला देता है जैसे कह रहा हो, हाँ बेबी मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। सर हिलाने के बाद वो आगे कहता है, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो चेक कर सकती है। ये कह वो अपने चेहरे पर मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही मेहर तो उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर एक बार फिर से खोने लगी थी। वही आदि जब अपनी बेबी को फिर से खुद में खोते हुए देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसकी आंखों की चमक चली जाती है। मेहर उसमें इतना खो गई थी कि उसने आदित्य की आंखों में आई चमक आते जाते नहीं देख पाई। अपने इमोशन को कंट्रोल कर आदित्य उसके कान में बहुत धीरे से गुड नाइट बोलकर धीरे से उसे चूम लेता है। इसके किस करने से मेहर अपने होश में आती है और उस एहसास को पाकर मेहर की बॉडी शहर जाती है। आदित्य ने उसकी सिरहन को अच्छे से फील किया था और उसे भी अच्छा लगता है मेहर पर अपने आशा को देखकर, लेकिन फिलहाल वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए गुड नाइट कहने के बाद वो उसके फोरहेड पर किस थ्रोइंग किसेस कर मेहर को बात पर अच्छे से लिटाकर खुद भी लेट जाता है और अपनी दोनों बेबीज को पकड़कर सो जाता है। मेहर बस अपनी आंखें खोले आदित्य के हर एक एक्शन को देख रही थी और वो उसके फेस को देखते हुए कब सो गई इसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग समीरा और अर्नव का रूम। अर्नव समीरा को अपनी बाहों में पकड़ हुए थे और समीरा किसी छोटे बच्चे की तरह उसके चेस्ट में अपना सर घुसाए हुए थी। दोनों चैन से सोए हुए थे एक दूसरे का साथ पाकर। कुछ देर में अर्नव की आंख खुल जाती है और उसे फील होता है कि उसने किसी को पकड़ रखा, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर सर नीचे कर देखता है, आखिर उसने पकड़ा के किसी को रखा है। ठीक उसी समय समीरा अपना फेस उसकी चेस्ट पर रब करत सीधे होकर सो जाती है। समीरा को अपने करीब देखकर अर्नव को याद आता है कि उनकी शादी हुई, वरना वो तो भूल ही गया था कि कल उसने शादी भी की थी। अर्नव धीरे से अपने हाथ सहारा लेकर अपना सर को सपोर्ट देकर दूसरे से उसके फेस पर आते हुए बालों को साइड कर सोचने लगता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया था। फ्लैशबैक। इस दिन गुस्से में अर्नव समीरा को रूम में अकेला छोड़कर सीधे अपने विला के बार एरिया में जाकर शराब पीने लगता है और ऐसे देखते वो पूरी एक बोतल गटक जाता है और दूसरी भी उसने आधी खत्म कर दी। उसके आंखों के सामने से वो नजारा जा ही नहीं रहा था जब कार्तिक ने उसे पीछे से हक करके खड़ा हुआ था और ऊपर से समीरा का उसे हंस हंस कर बातें करना। उसका गुस्सा और बढ़ते जा रहा और वो गुस्से से बोतल को जमीन पर गिरा देता है, जिसे वो बोतल एक आवाज के साथ वही टूटकर बिखर जाती है पूरे फर्श पर। बोतल तोड़ने के बाद अर्नव अपने लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठकर जाने को होता है कि ज्यादा पी लेने की वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर वापस से ऊपर समीरा के रूम में अर्नव जैसे तैसे करके बेड के पास पहुंचता है। बेड के पास पहुंचकर वो सोती हुई समीरा को देखता है। अर्नव धीरे से बेड पर बैठ जाता है। उसके बाद समीरा का चेहरे पर उसके बाल हटता है और गौर से उसके फेस को निहारने लगता है। अर्नव ने उसके बालों को इतने आराम से हटाया था जिससे समीरा की नींद बिल्कुल भी नहीं टूटी और वो अभी आराम से सुकून कर सो रही थी। अर्नव धीरे से अपने हाथों उसके गालों को टच कर प्यार से सहलाते हुए बोला, जान क्यों आज मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए किसी और के साथ देखकर ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद चाहता था कि तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्त को मरते देखा था और साथ में उसकी वाइफ को भी, जो कि प्रेग्नेंट थी। और अगर बात सिर्फ मेरी मौत की होती तो मैं कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना मेरी वजह से तो मैं जीते जी मर जाता जान। बस इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ पता है जान। जब उस दिन मैं तुम्हारे आंसुओं का कारण बना सिर्फ तुम्हें सेफ रखने के लिए, लेकिन जब भी मैं तुम्हें रोते देखता था ना तो यहाँ वो अपने दिल वाली जगह पॉइंट करते आगे बोला, ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे हजारों सुइयां एक साथ चुबा दी हो। लेकिन फिर मैंने खुद को इतना मजबूत किया कि मैंने तुम्हारे सामने आना ही काम कर दिया। फिर भी ये दिल ना नहीं मानता था तुम्हें देखे बगैर, इसलिए छुपकर रोज तुम्हें देखने लिए आता था तुम्हारे सोने के बाद। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उस कार्तिक के साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी सांसें छीनने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा।
अब हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाकर मैं अपने पास रखूंगा और फिर मैं देखता हूँ कौन तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है। अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे डर करने की जरूरत की तो कसम है मुझे तुम्हारी इस इंसान का वो उसका आखिरी दिन होगा जान, ये अर्नव सिंह का वादा है तुमसे। इतना कहकर वो उसके माथे पर हल्के से किसकर उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़कर सो जाता है, जैसे अभी वो उसे छोड़कर कहीं भाग जाएंगी। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि गहरी नींद में सो रही समीरा छूटने के लिए कशमकने लगी थी। समीरा के कशमाशन से अर्नव को रियलाइज होता है कि उसने हद से ज्यादा टाइट पकड़ लिया है, इसलिए वो समीरा के ऊपर से अपनी पकड़ थोड़ी सी लूज कर देता है। उसकी पकड़ लूज होते ही समीरा वापस से आराम से उसके सीने में अपना सिर घुसा कर सो जाती है। अगले दिन सच में अर्नव समीरा से शादी कर लेता है मंदिर में, और उसने ये बात पहले ही आदित्य को बता दी थी कि वो समीरा से शादी करना चाहता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ था और वो शिखा के साथ उनकी शादी के लिए मंदिर चला गया था। अर्नव जो ये सब सोच रहा था वो समीरा की आवाज सुनकर अपने सोच से बाहर आता है। समीरा जैसे ही आंख खोलती है उसे अपने ऊपर किसी की लगातार नजरें फील होती है, तो वो धीरे से अपना सर ऊपर कर देखती है तो पाती ये तो उसका हब्बी है। अर्नव ऐसे खुद को एक टक देखते पाकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और धीरे से उठाकर उसके गाल पर थ्रोइंग किसेस कर गुड मॉर्निंग माय डियर हब्बी। समीरा के ये कहते ही अर्नव उसकी कमर को पकड़ अपने करीब खींचकर उसे अपने नीचे कर समीरा के ऊपर आकर अपना मुंह बनाकर बोला, ये क्या बात हुई जान, ऐसे कौन अपने न्यू हस्बैंड को विश करता है? डिसअपॉइंटेड। समीरा जो अर्नव के इस अचानक की गई हरकत से हैरान होकर उसे देख रही थी, वो उसकी बात सुनकर अपने सेंस में आती है और जैसे वो उसका चेहरा देखती है तो उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि अर्नव इस वक्त बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत कर रहा था। उसका ऐसा फेस देखकर समीरा अपनी हंसी को कंट्रोल कर अपने दोनों हाथों को उसकी चेस्ट रख उसे हल्के हाथों से सहलाते एक कशिश के साथ उसके कानों के पास जाकर बोली, अच्छा तो फिर क्या? ऐसे वो उसके कान पर फूंक मारकर उसे चूम कर आगे कहा, तो क्या फिर ऐसे विश करते हैं माय डियर न्यू हब्बी? अर्नव तो समीरा के सॉफ्ट हाथों का टच अपनी चेस्ट पर फील कर उसकी बॉडी में एक सिहर जाती है और ऊपर से समीरा की वो कशिश भरी आवाज और उसका अर्नव के कान को किस करती है, तो अर्नव अपनी आंखें बंद कर उस एहसास को जीने लगा था कि तभी समीरा उसे अपने ऊपर से हटा देती है, उसे धक्का देकर। उसे अपने ऊपर से हटाने के बाद समीरा जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है और फिर आगे थोड़ा एटीट्यूड से कहती है, सो मेरे नए पति देव, मुझसे ने इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है, जिसका बदला मैं एक एक कर लूंगी, समझे मिस्टर अर्नव सिंह। और यह कहकर वो वहां से भाग जाती है और जाकर सीधे वॉशरूम घुस जाती है। वही अर्नव जो समीरा की प्यार भरी आवाज सुनकर उसमें खोसा गया था, वो अचानक समीरा के धक्का देने से संभाल नहीं पाता और बेड पर अपनी पीठ के बल गिर जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर समीरा निकल जाती है। बेचारा अर्नव जो अपनी बीवी की प्यार भरी आवाज और उसके एक्शन में को फील कर डूबने को तैयार बैठा था, वो वॉशरूम के दरवाजा बंद होने की आवाज से होश में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, उसकी चिड़िया उसके हाथ से निकल गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय। अर्नव वॉशरूम के बंद गेट को घूरता है जैसे अभी उसमें छेद कर देगा। अपनी आंखों से घूर कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था समीरा पर, सुबह सुबह उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर जो निकल गई थी, उसे सिड्यूस कर फ्रस्ट्रेशन से अर्नव अपने वालों को मुठिया भरकर कुछ देर वैसे ही बैठा रहता, फिर वहां से उठकर दूसरे रूम में चला जाता है शावर लेने, क्योंकि बिना ठंडे पानी का शावर ये काम नहीं चलने वाला था उसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।